नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले बताते चले कि मनुस्मृति को लेकर राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। हिंदू धर्म पर टिप्पणी को लेकर सियासी बयानबाजी की गई। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को जमकर घेरा है। राहुल गांधी को बताया गया है फिरोज गांधी का वंशज। ये बताते चले यहाँ नीतीश दुबे की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया। और जिस तरह से यहाँ पर पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मनुस्मृति मानसिकता और पितृसत्ता पर कड़ा प्रहार किया, तो राहुल गांधी के मुख्य जो बिंदु हैं, मनुस्मृति मानसिकता पर हमला किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाओं को दबाने और नियंत्रित करने वाली सोच मनुस्मृति से आती है और स्वतंत्र पहचान। उन्होंने ये भी कह दिया कि महिलाएं किसी की भी संपत्ति नहीं है, यानी कि महिलाओं को लेकर एक बड़ी बात यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से कही गई है। उन्होंने कहा कि वे अपने पिता, पति या बेटे की गुलामी नहीं बल्कि यहाँ खुद की मालकिन है, यानी कि उसे पति की गुलामी नहीं करनी है, बेटे के गुलाम नहीं होना है, पिता के गुलाम नहीं होना है। महिला सशक्त है और वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, बल्कि खुद की मालकिन यहाँ महिला है। तो पितृसत्ता को खत्म करना। छात्राओं से बात करते हुए उन्होंने तमाम ये बड़ी बातें सामने रखी हैं। लेकिन वो भी आपको बताते चले कि जिस तरह से युवाओं के मन को दूषित करने की बात हो रही है, ये विपक्षी पार्टियों की तरफ से जिस तरह से सवाल सरकार पर दागे जा रहे थे, और उसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ से जब छात्रों के साथ संवाद किया गया, भारी तादाद में लड़कियां वहां पर पहुंची थी। 70 करोड़ की आबादी है महिलाओं की देश के अंदर, और संबोधित जब महिलाओं को किया गया उसके बाद राहुल गांधी ने लगातार अपनी बात को सामने रखा। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चले कि ये पूरा मामला जहां से गंभीर हो गया है वो समझिए, क्योंकि कल अगर हम देखें तो ये विवाद उपनता रहा। लेकिन उसके साथ ही शनिवार को पुणे में अपने छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान छात्राओं से बातचीत राहुल गांधी ने की, और इस दौरान उन्होंने मनुस्मृति का एक श्लोक उद्धृत कर दिया। और राहुल गांधी ने कहा कि इसमें महिला को बचपन में पिता, युवावस्था में पति, और फिर यहाँ पर आप देखिए पति की मृत्यु के बाद पुत्रों के अधीन बताया गया है। उन्होंने इस व्यवस्था को शर्मनाक बताते हुए कहा था कि पिता, पति और बेटे के अलावा महिलाओं की अपनी अलग पहचान है। और विवाद से ये तमाम बड़ी बातें जुड़ गई। और बीएचपी ने राहुल गांधी पर युवाओं के मन को अशुद्ध मानसिकता के दूषित करने का आरोप लगा दिया। और विनोद बंसल की तरफ से भी इसमें आप देखिए राहुल से पूरी मनुस्मृति पढ़ने की सलाह दे दी गई। अलग अलग लोगों की तरफ से ये प्रतिक्रियाएं आई हैं। फिर बीएचपी ने ये कह दिया कि राहुल संतों और टीकाकारों से इसके अर्थ को समझें, और संगठन ने चुनिंदा उदाहरणों और उनके कथित विकृत अर्थों पर सवाल उठा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ये बताते चले कि यहाँ आप देखिए एक श्लोक से हिंदू समाज को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता, ये बीएचपी की तरफ से कह दिया गया है। तो जाहिर तौर पर चुनिंदा उदाहरणों से सच सामने नहीं आता है, बीएचपी के प्रवक्ताओं की तरफ से कहा गया। और अब इस पर पूरी तरह से बवाल मच गया है, जहां निशिकांत दुबे ने भी आज इस पर तंज कस दिया। और राहुल गांधी को जिस तरह से आप देखिए फिरोज गांधी का ही जिस तरह वंशज बता दिया। और आपको ये भी बताते चलें कि निशिकांत दुबे की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया है। उन्होंने तमाम तरह की बातें करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साध दिया, और ये कह दिया कि जिस तरह से यहाँ बातचीत की गई है, ये सोच पर तीखा हमला उन्होंने कर दिया है राहुल गांधी की, क्योंकि उन्होंने कहा कि महिलाओं को दूसरों पर निर्भर बनाकर रखना मनुस्मृति की मानसिकता का हिस्सा है और महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन निशिकांत दुबे ने भी इस पर पलटवार करते हुए यहाँ आप देखिए किस तरह से कह दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत के जितने ग्रंथ पर चर्चा होती है सभी अंग्रेजी की कमेटी द्वारा अनुवादित किए गए हैं, और उस कमेटी की यहाँ अनुवाद सहित जो रिपोर्ट है 1777 में गवर्नर जनरल को सौंपी गई थी, यानी कि 1777 की वो बात कर रहे हैं। और 1777 की रिपोर्ट में ये साफ लिखा गया है कि मनुस्मृति के कुछ श्लोक सही हैं, कुछ गलत हैं, तो काल्पनिक कालखंड है। और दूसरे विद्वान ने अपने शब्दों को मनुस्मृति से ही घुसेड़ने का प्रयास कर दिया। यानी कि निशिकांत दुबे भी आप देखिए आज राहुल गांधी को घेरते दिखे, और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि पार्टी को सनातन धर्म के अलावा यही विचार अन्य धर्म ग्रंथों में भी देखना चाहिए, और यह देश तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई का भी है। और उसके बयान के बाद यहाँ पर सियासत आप देखिए किस तरह भी बयान दे दिया, क्योंकि छात्रों की गूंज कार्यक्रम में ये तमाम बातें राहुल गांधी की तरफ से कही गई। पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। चंद्रशेखर पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत चंद्रशेखर जी।
मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी, चंद्रशेखर पांडे जी। वो कह रहे हैं कि महिलाओं को सबसे पहले तो पिता, फिर पति और विधवा होने के बाद बेटों के अधीन कर दिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, सबसे पहला तो ये कि मनुस्मृति निश्चित रूप से एक तात्कालिक किसी समय का विधान था। भारत के अंदर कोई भी सनातनी, कोई भी भारतीय संस्कृति का व्यक्ति ये कभी नहीं कहता है कि मनुस्मृति के मुताबिक आज आप 21वीं सदी में भी स्त्री पुरुष देश में कोई विधान आप लाइए। जी नहीं, हमारे यहाँ पे विधान, संविधान, भारत का जो संविधान है वही लागू होता है। यानी कि जो भारत का संविधान निश्चित रूप से 1947 में कुछ रहा होगा, काल काल खंड में अगर हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं तो विविधता और प्रगति की संस्कृति है भारतीय संस्कृति। मनुस्मृति से को कोई भी अंतिम रूप से मानने की या जीवन जीने के लिए कहता ही नहीं, क्लेम ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात आप समझें, दरअसल क्या है कि यह मनुस्मृति समेत जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनके बड़े हिस्से को पहले वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुए हैं और फिर कई तो अंग्रेजी से वापस ट्रांसलेट किए गए। यानी कि एक अर्थ आपको बताऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको, कि आजादी, हमारे भारत के संस्कृति में आजादी और आजादी जैसा कोई शब्द है ही नहीं। शब्द क्या है? स्वाधीनता। स्वाधीनता का मतलब होता है अपनी अधीनता, स्वतंत्रता, यानी कि अपना तंत्र, यानी कि वह जो है पर दूसरे का तंत्र, अपना तंत्र, ये स्वतंत्र तो है। आजादी की जगह पे स्वाधीन यानी खुद के अधीन होना या पराधीन दूसरे के अधीन होना है। आजादी जैसा कोई शब्द नहीं है, फ्रीडम जैसा शब्द नहीं है। अब जब कन्वर्ट हुआ, जब वो ट्रांसलेट हुआ तो वो गया फ्रीडम। फ्रीडम से जब वापस आया तो उन्होंने अपने अपने तरीके से उसको आजादी मान के लिखा। हम कह रहे हैं कि इस तरह से असंसदीय शब्द मैं नहीं कहना चाहता हूं, पर मैं कहता हूं कितनी मानसिक दिवालियापन है। आप भारत की संस्कृति से लड़ रहे हो। मनुस्मृति कब की चीज है जिसे कि भारत कितना आगे जा चुका है, आप भारत से लड़ रहे हो। उसके बिहार पे आज हम संविधान में जीते हैं। किसी भी व्यक्ति को मनुस्मृति के खिलाफ बोलने का उद्देश्य क्या है? सिर्फ इतना है कि वो भारत की संस्कृति को नीचा दिखाना चाहते हैं, वो भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं। मैं बता दूं कि यही कारण है कि हमारे यहाँ चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति की मां पिता दोनों अगर मातृभूमि से नहीं है तो उस व्यक्ति को शासन सत्ता से दूर दूर तक नाता रखना अलाउ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में जितना भारतीय संस्कृति से ज्यादा इटली की संस्कृति आएगी जिसमें फ्रीडम है। पहले गांधी, पहले ये सारे नकली गांधियों को फ्रीडम माता और पिता को लेकर स्वतंत्रता, टिप्पणियां नहीं होनी फ्रीडम चाहिए। और स्वाधीनता चंद्रशेखर का जी, अंतर को चंद्रशेखर समझना। जी, माता पिता को लेकर टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। मनोज जी, ये बताइए कि राहुल गांधी जो मनुस्मृति को लेकर सवाल उठा रहे हैं, इसके पीछे की मानसिकता क्या है, इसके पीछे का मुद्दा क्या है दरअसल? क्योंकि इस तरह से संस्कृति के साथ बातचीत और धार्मिक ग्रंथ को लेकर बातचीत करना क्या दर्शाता है? ऐसा लग रहा है कि ये पॉलिटिकल इशू है। ये पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए इस तरह के इशू उठाते हैं। और जब कांग्रेस पार्टी थी तो मनुस्मृति के लिए उन्होंने क्या किया। अब वो सत्ता में नहीं है तो एक ऐसे इमोशनल इशू और एक सेंसिटिव इशू उठाते हैं ताकि जो है वो अट्रैक्टिव लोगों को लगे और लोगों को जिस तरह से कास्टिज्म की बात कही जा रही है, कास्ट सेंसस की बात कही जा रही है, तो उसमें मनुस्मृति को हाईलाइट करके वो बताना चाह रहे हैं कि कास्ट कितना महत्वपूर्ण है, कास्ट में के कारण, कास्टिज्म के कारण कितने जो ओबीसी थे, एससी थे और शेड्यूल्ड ट्राइब थे, कितना वो परेशानी रहे। चाहे उन्होंने महिलाओं को साथ भी जोड़ने का कोशिश किया गया कि महिलाओं का भी जो है ऐतिहासिक तौर पे भी कहा जाए तो उनका भी कोई खास स्टेटस नहीं रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो इश्यूज़ है, पर्टिनेंट इशू है, उनको उठाना चाहिए। हालाँकि एक यूथ के इशू को लेकर के थोड़ा उनको पॉपुलैरिटी मिला है, इसमें कोई दो डाउट नहीं है और कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं के साथ वो जुड़े। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पॉलिटिकल मामला ही है और ये कुछ दिन तक चलेगा और ये ऐसा मामला है कि 50 साल, 100 साल
डेढ़ 200 साल के बाद भी यही चीज़ एक मामला आएगा, जो एक इशू सेंसिटिव इशू है, इमोशनल इशू है। ये चीज़ जो है कुछ लोगों को अट्रैक्ट करता है कि डिस्कशन हो इसमें, और इस तरह का जो है एक पॉलिटिकल ध्रुवीकरण किया जा सके समाज लेकिन में। इसका फायदा तो मुझे कितना ऐसा लग रहा मिलने है कि वाला है भारतीय जनता कांग्रेस को कि पार्टी मनुस्मृति को लेकर आप सरकार को घेरने की कोशिश करें? सरकार को इसमें घेरने की क्या जरूरत है? निशिकांत दुबे तो कह रहे हैं कि 1777 के बाद तो ये कहा गया था कि कुछ चीजें सही हैं, कुछ चीजें गलत भी हैं। तो 60 साल तो कांग्रेस ने भी राज किया है मनोज जी। ये कांग्रेस के प्रवक्ता वही को भी मैं ले बोलना आइए। चाह रहा था कि हाँ 60 बोलिए। साल जब शासन किया तो उन्होंने क्यों नहीं किया होगा? हम्म। जितने भी इश्यूज अभी हमारे सामने हैं, अगर शायद वो एक साइंटिफिक वे में अगर 60 साल पहले से ही अगर किया होता, जिस तरह से चाइना हम लोगों ने देखा कि चाइना हम लोग से कितना आगे हो गया है, तो उन्होंने एक साइंटिफिक वे में आगे बढ़ा और देख रहे हैं कि वर्ल्ड पावर के रूप में जो है चाइना उभरता आ रहा है। इसमें कांग्रेस भी इस इशू को उठाती है, और एक पॉलिटिकल इशू है, किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से सेंसस में कास्ट इशू को लेकर के आपस में भारतीय जनता पार्टी नॉर्मली ठीक ढंग से नहीं बोल पाती है, या जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कास्ट को भी जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया है, ओबीसी लोगों को नहीं किया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को घेरने की कोशिश की जा रही है, और इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट ठीक आने है वाले समय में किस तरह चंद्रशेखर से जी, ले सके। राहुल गांधी कह और रहे भारतीय हैं जनता कि आप महिलाओं के लिए इतना काम कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं आप लोग, लेकिन आप लोग तो निर्भर बना रहे हैं महिलाओं को, सशक्त कहाँ बना रहे हैं? नहीं देखिए, उनको क्या है ना, राहुल गांधी जी को निर्भर सशक्त इन शब्दों का सही अर्थ नहीं पता है। वो इंग्लिश बोलते जरूर हैं, लेकिन वो हिंदी इंग्लिश को कैसे समझते हैं ये वही जानते हैं। दरअसल निर्भर का मतलब आत्मनिर्भर बनाने से ही होता है, सशक्त बनाने से ही होता है। जिस देश के अंदर 33% महिलाओं को आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदना जैसा अधिनियम, जैसा पाक पवित्र सुंदर दीपक जैसा दिखने वाले अधिनियम का भी पूरे देश स्तर पे विरोध करके और उसको रुकवा देने वाली पार्टी अगर ये बात कहे तो कितनी शर्मिंदगी की बात है। दूसरी बात आप समझ लीजिए कि इनके यहां मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने भी लोग हैं वह निश्चित रूप से जिस मनुस्मृति की बात करते हैं, अगर वो पूरी मनुस्मृति को पढ़ लें, ना पढ़े तो भी बचपन से हमारी आपके संस्कारों में ये हम लोग सुनते आए हैं, प्रत्येक सनातनी की जहां पे नारी का सम्मान होता है वहां पे देवता रहते हैं। मां इस तरह के डायलॉग हम लोग सुनते आए हैं, जिसके लिए मनुस्मृति का ज्ञाता होने की जरूरत नहीं है आम भाषा में। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी सी है कि कांग्रेस के लोग ना उस संस्कार से हैं ना उस परिवार से हैं। बची बात महिलाओं के लिए, तो मुझे लगता है मोदी सरकार ने 2014 से लेकर के आज तक जितना कुछ महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए कार्य किया है वो अतुलनीय है, अनुकरणीय है। और हम ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार का 10 साल का कार्यकाल उनके दशकों के कार्यकाल से बड़ा है। क्योंकि जब हम आप याद कर लें कि 2014 में जब भाजपा की सरकार यानी मोदी जी की सरकार आई थी, तो यही विपक्ष कहता था कि ये तो केवल युवाओं की बात करते हैं, ये तो सोशल मीडिया से आ गए अरे हैं, लेकिन वो ये तो तो कह केवल रहे हैं कि महिलाओं भारतीय में जनता आ गए हैं। पार्टी और आरएसएस ये चाहते हैं कि महिलाएं पिंजरे के बीच में रहें, ये भारत नहीं है। आजादी और पहचान सीमित है हम महिलाओं सिर्फ की। ये कहना चाहते जी हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, तो नारी शक्ति वंदना अधिनियम क्या किसने रोका है? अगर ये विचार कांग्रेस के नहीं भाजपा के हैं, तो नारी शक्ति वंदना अधिनियम को क्यों इन्होंने रोक दिया? आप समझिए, हमको इनकी जुबान नहीं, इनकी बातों से नहीं, इनके कर्मों से देखना पड़ेगा। ये बात नारी की करते हैं और क्षति केवल नारियों की करते हैं। बात ये युवाओं की करेंगे, क्षति ये सिर्फ युवाओं की करते हैं। बात ये संविधान की करते हैं और प्रत्येक प्रकार से ये संविधान को नष्ट करने का कार्य करते हैं। देखिए, कांग्रेस बिल्कुल बौखला गई है। राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आ रहा, उन्हें लग रहा है कि वो बूढ़े होते जा रहे हैं, वो पागल हो गए हैं कि ज़ेबा भारत के खान हमारे अंदर साथ जुड़ गई उनकी हैं, प्रवक्ता हैं राजशाही कांग्रेस से। बहुत कैसे बहुत गांधी स्वागत परिवार की ज़ेबा चली जी गई, जुड़ने इस के पर लिए। उन्हें हाँ बोलिए बोलिए चंद्रशेखर जी, कंटिन्यू कीजिए। जी
मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चूंकि राहुल गांधी जी, कांग्रेस परिवार जितना भी है, यह इनको ये लगता था कि भारत इनकी जागीर है और ये जागीर जनता ने इनसे छीन करके एक चाय वाले, एक आम जनमानस को दे दिया है, इसलिए बौखला गए हैं। और बौखलाहट में मनुस्मृति को बिना पढ़े, मनुस्मृति को बिना जाने, केवल उसके चंद लाइन जो शब्दों के खेल है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। युवा महिला दोनों इनको सही जवाब देंगे। नारी शक्ति वंदना से लेकर के ये महिलाओं युवाओं के खिलाफ जितनी भी सरकार के कार्य में बाधा डाल रहे हैं, इसके लिए जनता इनको बहुत जल्द आप लोगों से सत्ता छिन गई है, अब वो बौखलाहट है। ठीक है चंद्रशेखर जी, हो गया। महाराष्ट्र से जेबा जी जवाब दीजिए। जगह इनको जवाब दिया है और आगे के चुनाव में इनको ठीक है, हो गया चंद्रशेखर जी, अकेले ही बोलेंगे क्या? परेशान तो भारतीय जनता पार्टी की है। राहुल गांधी जी जिस तरह छात्रों की गूंज प्रोग्राम पूरे देश में कर रहे हैं और जिस तरह पूरे छात्रों का समर्थन और प्यार मिल रहा है राहुल गांधी जी को, वो देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो है बिल्कुल अपना आपा खो दिए हैं। इनका संतुलन बिगड़ रहा है और कुछ भी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। इनका एक ही मकसद है, राहुल गांधी जी को टारगेट करना, राहुल गांधी जी को बदनाम करना। अकेला एक राहुल गांधी जी इन पूरे मनुवादियों पर भारी है, भाजपा पर भारी है और इनकी सोच पर भारी है। आप लाख राहुल गांधी जी पर एलिगेशन लगा ले, पर जो सच है वो तो सच है। आप लाख, मैं और भी चैनल्स पे बैठी हुई थी, इन्हें आज नारियों की चिंता हो रही है, किसने रोका है? लाइए ना बिल, लेकिन आप बिल के साथ और कुछ क्यों अटैच करके राजनीति रोटी सेक रहे हैं, अपना रास्ता बना रहे हैं? सीधे सीधे बिल लाइए ना। हमेशा 2024 से कांग्रेस पार्टी बोल रही है। श्रीमती सोनिया गांधी, ये बताइए कि भारत के अंदर महिलाएं आपको कहां पर पिंजरे में दिख रही हैं? देखिए ये तो आज में 2026 के भारत की बात कर रही हूँ। किस तरह आप पढ़िए ना, अगर नहीं पढ़ी है तो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि महिलाओं का क्या सम्मान है। हाँ, पर आज के युग में सभी अपनी बेटियों को बढ़ा रहे, चाहता है अभिभावक, हर अभिभावक चाहते हैं कि बेटियां पढ़े लिखे आगे बढ़े। लेकिन आज बेटियों की ये बात कर रहे हैं, आप बताइए ना, बेटियों के लिए कहाँ आवाज? हाथरस की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार होता है, उसके शव को आधे रात में जला दिया जाता है, एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी नहीं मिल रहा है। देश में जंतर मंतर पर बहन जब उस पर कार्रवाई नहीं हुई है क्या ज़ेबा जी? की बेटी हो जाती है और जब उस पर कार्रवाई नहीं हुई है क्या? कितने लांछन नहीं लगे अपने अधिकार के लिए। जब पूरा पंजाब और किसान आंदोलन आता है तो वहां पर महिलाओं की कीमत ये लगा देते हैं। और जब शाहीन बाग प्रोटेस्ट चलता है, उसमें कार्रवाई नहीं हुई है क्या? मैं ये पूछ रही हूँ। पश्चिम बंगाल के अंदर भी आरजीकर अस्पताल के अंदर जो हुआ, अरे ज़ेबा जी सुनिए ना, राजनीति के लिए कार्रवाई नहीं हुई है क्या? ये भी बताइए, कार्रवाई नहीं हुई है क्या? पश्चिम बंगाल के अंदर आरजीकर अस्पताल के अंदर जो हुआ उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई कि नहीं हुई है, ये बताइए ज़ेबा जी। आप मुझसे पूछ रही हैं आशा जी? हाँ बिल्कुल। आशा जी, मणिपुर पर भी कुछ बोलिए ना। मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी जी की क्या प्रतिक्रिया थी उस पर भी मणिपुर को लेकर आप ही के पास आऊंगी चंद्रशेखर जी। एक सेकंड रुकिए, मणिपुर पर चर्चा रुकिए ना अभी, एक सेकंड रुकिए। आज 46 तक आप बोल रहे थे चंद्रशेखर जी, एक सेकंड रुकिए अभी, पक्ष जानने दीजिए एक सेकंड कांग्रेस पार्टी का। जब भारतीय जनता पार्टी से जब सिंधी जब सवाल करता है तो बहनों पर, बच्चियों पर किस तरह अरे ठीक है ना चंद्रशेखर जी, आप ही के पास आ रही हूँ वापस। मैं एक सवाल जानना चाह रही हूँ, उसका जवाब किया जाता है। कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? गालियों की बात ये खुद गालियों का ट्रेंड लाया। क्यों ना आज आपके मंच का इस्तेमाल कांग्रेस भाजपा तभी मिलकर हम दोनों घोषणा कर दे। मैं भाजपा के नेता प्रवक्ता के तौर पे आपसे कहता हूं कि मैं मनुस्मृति की वो एक एक शब्द जो महिला विरोधी है उसको कानून बना करके प्रिंटिंग, छपने, बोलने सब पे प्रतिबंध के लिए तैयार हूं। इसी वक्त महिला विरोधी मनोज जी, कि कुरान की वो महिलाओं का जब बलात्कारी बाहर निकलते हैं जला दिया जाए, खत्म कर दिया जाए मनुस्मृति, कुरान और सभी किताबों की महिला विरोधी है। क्यों ना इसी मंच पे सीधे आंदोलन करती हुई अपनी देश की माताओं और बहनों का कीमत लगाना और पूरा भारतीय जनता पार्टी का चुप रहना, ठीक है हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चुप रहना, ये महिला हो गया अभी, तो क्या है, क्या ठीक है हो गया। आवाज को डाउन करना पड़ेगा मुझे प्लीज मनोज जी। एक बात
माध्यम ये है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति माध्यम है या और कुछ नहीं? भी नहीं है। ये 70 करोड़ की आबादी को लुभाने के लुभावने वादे हैं कि नहीं? एक सेकेंड, चंद्रशेखर जी प्लीज, तैयार हैं हो गया, मुझे हम साहब। डाउन करनी पड़ेगी आपकी आवाज को फिर, प्लीज। मनोज जी बताइए जरा, ये राजनीति है या नहीं है? 70 करोड़ की आबादी पर दांव खेलने की कोशिश है कि नहीं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस? बोलिए। सर, सभी पॉलिटिकल पार्टी ने जो है महिलाओं के इशू पे जो है वो पॉलिटिक्स ही किया है। और जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि पार्लियामेंट में जो है 33% रिजर्वेशन को लेकर के बहुत पिछले 25 साल से जो है पार्लियामेंट में आ रहा है, लेकिन समहाउ जो है किसी न किसी रूप में ये पास नहीं हो पा रहा है। तो ये आखिर में ये क्या है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अटेंशन को हटाने के लिए दोनों पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे ब्लेम गेम करते आए हैं। और भारतीय जनता भी पार्टी भी जो है लगभग 17 से 18 साल तक शासन भारत में किया है, और इनको भी पता है कि इन्होंने जो है महिलाओं के लिए इन्होंने क्या क्या काम किया है, तो इनको भी रिवील करना चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी जो है सबसे ज़्यादा शासन किया हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेन इश्यूज है, पर्टिनेंट इशू है, उसको किस तरह से हटाया जाए, वो आकर्षण जो है डाइवर्ट किया जाए। इसीलिए जो है दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो सेंटर में है वो इस इशू को उठा रहे हैं, और महिलाओं के दयनीय कहीं स्थिति ऐसा तो नहीं है कि को संसद आप के जग अंदर जाए। बस आम जनता को दिखाने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों काम कर रहे हैं कि भाई हमने तो बिल ला दिया, विपक्ष ने कहा हमने तो पहले से ही पास किया था और अब तो हम दोबारा से रेडी हैं, सिर्फ इसके साथ क्लॉसेस को और डिलिमिटेशन को हटा दीजिए। मतलब अपने अपने तरीके से अपना अपना पक्ष रख दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे की कहानी कुछ और है कि 33% अगर महिलाएं राजनीति में आ गई तो 50% होने में दूरी नहीं होगी और देरी नहीं लगेगी। जिस तरह से बोला जा रहा है कि अगर लागू ही करना हो भारतीय जनता पार्टी को, तो 543 सीट में ही जो है 33% कर दिया जाए। लेकिन फिर से जो है इसको डिलिमिटेशन को एक मुद्दा बना करके फिर से इसको डिले किया जा रहा है। तो वो ऐसा ऐसा लग रहा है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी रिस्पॉन्सिबल रहा है। जहां तक समाजवादी और राष्ट्रीय जनता दल आप की दोनों पॉलिटिकल बात करें तो वो एक सेकेंड से बाजी, वो बोलिए उनका बोलिए। ये मानना है कि महिलाएं जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उनको भी जो है रिजर्वेशन विद महिलाओं के 33% में उनको भी दिया जाए। यहाँ पे जो है दोनों पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इसमें भी साइलेंट रहती है। तो लेकिन स्वाभाविक है कि मनोज जी एज अ एक्सपर्ट मैं आपसे ये जानना बहुत जरूरी समझती हूँ कि 50% की आबादी हमारे देश के अंदर महिलाओं की है, तो महज सिर्फ लोकसभा के अंदर 14%, राज्यसभा के अंदर 14%, राज्य विधानसभाओं के अंदर 9 से 10%, तो 33% जो पंचायती राज भी लाया गया था राजीव गांधी के समय में, और कांग्रेस क्लेम करती है कि भाई हमने तो आरक्षण पर काम किया, तो फिर आज ये आबादी जो 14% बताई जा रही है ये 50 तक क्यों नहीं पहुंची, 20 तक क्यों नहीं पहुंची, क्यों रह गई पीछे? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कांग्रेस का इसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जिस तरह से देखा हम लोगों ने कि महिलाओं को जो है इक्वल राइट दिया था, वोटिंग राइट, उसी समय जो है 50% कर दिया होगा। जब इंडिपेंडेंस के समय में ही अगर 50% महिलाओं को भी रिजर्वेशन के रूप में दे दिया होता, तो शायद ही हम लोग जो है इतने इस तरह का जो है पिछले 70 साल ठीक से है जो हम जेबा इस जी, इशू को देख रहे वो हैं कह रहे हैं कि 60 साल तक तो आप ही ने राज किया है, तो ज्यादा जिम्मेदारी तो आप लोगों की बनती थी। भारतीय जनता पार्टी तो अभी 2014 के बाद आई है। ठीक है, अभी 2014 में आई, लेकिन हमें देश कैसा मिला था? चीन और जापान था क्या? जब हमें अंग्रेजों से देश मिला तो कैसे हालत में देश मिला? एक लहूलुहान देश मिला। यहाँ पर एक सुई भी नहीं बनती थी, खून में लथपथ मिट्टी मिली और लोग चाक चाक मिले, जिनके हृदय और इतने 100 सालों की गुलामी से लोग थके हारे हुए थे। वहां से लेकर यहाँ तक किसने पहुंचाया? आज जो हर देश का संपत्ति बेच रहे, किसने पहुंचाया? इन्होंने देश को क्या दिया है? जुमलेबाजी छोड़ के हमने 14% किया, राजीव गांधी जी ने इतना प्रयास किया पंचायती राज बनाने में, तो आप वहां से
50-35 तक तो ले आइए, आप भी तो कुछ योगदान दीजिए। ये आप सिर्फ जुमलेबाजी कीजिएगा और चले, महिलाओं के नाम पर चंद्रशेखर जी, राजनीति वो कह रहे हैं कीजिएगा। कि हमने आप देश को जो भी देश सींचा में आप बताइए और ना, सींचकर आप किसने लोगों किया को है? दिया, कांग्रेस आपने पार्टी ने क्या नहीं किया? तो किसने ठीक किया है, जेबा जी हो इन गया। लोगों ने क्या किया? चले। देश को बेचा है सिर्फ। क्या किया अडानी आप और लोगों अंबानी ने? को अरे देश को ठीक है, बेच रहे जेबा हैं। जी हो गया देश बस। को खान खोखला साहिबा कर हमारी रहे जो हैं। है ठीक है। मैम, वो चाहे वो व्हाट्सएप युवाओं का यूनिवर्सिटी के भविष्य अलावा हो। और कहीं से हमें लगता है थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रही हैं। हम्म। मैं बता दूं कि भारत के 2 साल बाद चीन जो आजाद हुआ था और चीन की आजादी की हालत भारत से बहुत बुरी थी। आप लोग क्या भारत कर कम से रहे कम हैं? भोजन में आप लोग जितना क्या आप कर नाम रहे हैं? लेती 12 हैं, साल से आईआईटी, 12 साल से ये क्या किए हैं? इंजीनियरिंग बेचना कॉलेज, वो छोड़ के इंडस्ट्री सारी बताइए अंग्रेजों ना, ने क्या लगाई बन है। रहे हैं? आपको जो मैं बता कांग्रेस ने दूं कि किया उसको बेच अंग्रेजों तो ने रहे हैं जितना आप लोग। रेलवे लाइन अडानी और बिछाया, अंबानी को बेचना उसके छोड़ के बाद और क्या किए अपने हैं? सिर्फ बता दीजिए। और राहुल 6% गांधी जी मात्र को रेलवे गाली लाइन देना छोड़ बिछाया। के, पंडित जितने नेहरू उन्होंने को गाली इंजीनियरिंग देना कॉलेज छोड़ के और खोल के प्यास दे की दिए, उन देवी इंजीनियरिंग कॉलेजों को आदरणीय मेंटेनेंस नहीं श्रीमती कर पाए। सोनिया गांधी जी को चीन गाली जैसा देना छोड़ देश के आप 2 लोग क्या साल किए बाद हैं? आजाद होकर आज के जब दिन की आज सड़क वो पर आप पूरी लोगों के दुनिया खिलाफ पे है तो अमेरिका गाली को याद आ टक्कर रही दे है। रहा है। इतने दिनों और से, ये इतने आप सालों से जिसको आप लोग मुस्लिम गाली दोस्ती देना करा, छोड़ के और सरिया किए क्या वाला, है? सरिया में ये सरिया में वो मुस्लिम दोस्ती देश के ठीक है, करने हो के गया। लिए आप लोगों ने अलावा क्या आपको किया कुछ है? समझ में आया? देश के लिए आपको क्या समझ किया में है? आता है कि कुछ आपने भी नहीं पूरे किए। देश का जुमलेबाजी ठीक कचरा है। कर छोड़ दिया। के मनोज मैं जी को ले नहीं आइए कह प्लीज। रहा हूं, ठीक है, हो गया, जेबा जी हो गया, 12 साल चंद्रशेखर जी हो गया। ठीक है, जो कांग्रेस मनोज जी, ये एक दूसरे पर टीकरा फोड़ना और बॉल कभी इधर की उधर, कभी कांग्रेस के पाले में, कभी भारतीय जनता पार्टी के पाले में, इसका खामियाजा किसने भुगता है? जनता ने भुगता कि नहीं भुगता? आने वाले समय में जवाब देगी जनता की नहीं। चंद्रशेखर जी हो गया, ठीक है, पिछड़े हो गया चंद्रशेखर जी। जिम्मेदार है। हाँ, हम ये कह सकते हैं चंद्रशेखर जी, अच्छा काम किया। ठीक है, हो और गया। यहाँ तक मनोज कि जी, सफर एक में लास्ट हमको ले कमेंट आए। जल्दी से, इसका खामियाजा किसने भुगता है? सही बात है कि महिलाओं ने जरूर सफ़र किया है। अगर शायद 50% महिलाएं या 33% महिला अगर पार्लियामेंट में होती, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि महिलाएं जो है वो एक प्रोग्रेसिव वे में काम करते आई है सभी दिनों से। अगर पहले ही अगर चांस मिल गया होता तो आज हमारे चाहे शिक्षा का स्तर हो, चाहे हेल्थ का स्तर हो और चाहे इन्वेस्टमेंट हो, सभी एरियाज में मुझे ऐसा लग रहा है कि और प्रोग्रेस हो सकता था। लेकिन चूंकि हम लोग देखते आए हैं कि पॉलिटिकल इश्यूज जो है सभी 30 पॉलिटिकल साल पार्टी आपको ने लग अपने गए और अपने उससे बेनिफिट ज्यादा के का लिए समय ही अब लगेगा, क्योंकि अब तो परिस्थितियां सामने हैं सबके। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, जेबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, और चंद्रशेखर जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल बताते चले कि मनुस्मृति को लेकर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार कर दिया है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि धर्म को इस तरह से लेकर बातचीत करना समाज के अंदर कितना जायज है, और दूसरी तरफ अगर महिला आरक्षण को लेकर काम करना था तो इससे पहले भी किया जा सकता था, और अगर देरी हुई है तो फिर दोनों पार्टियों को, यानी कि पक्ष और विपक्ष को, बैठकर महिलाओं के हित को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि राज्यसभा के अंदर 14%, लोकसभा के अंदर 14%, राज्य विधानसभा में 9 से 10%, कुल मिलाकर 50% की जो आबादी पूरे देश के अंदर है वो यहाँ तक पहुंची है। तो अगर पक्ष और विपक्ष मिलकर चिंतन मंथन करते हैं तो महिलाओं का कुछ हो सकता है, वरना इस तरह से बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।